नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल में हम बात करते हैं अलग अलग फ़ौजियों से, जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी आप बीती, उनके एक्सपीरियंसेस और लेके आते हैं आप सबके लिए सुनने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, कर्नल वेम्बू शंकर। कर्नल वेम्बू शंकर को 1998 में शौर्य चक्र से नवाजा गया और उन्होंने इंडियन आर्मी में तकरीबन 20-21 ईयर्स सर्विस की और उसके बाद एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट चलाते हैं जो कि फ़ौज से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कर्नल शंकर के कुछ और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबीज़ हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके पास बातें हैं बताने के लिए। जानते हैं उनसे खुद, उन्हीं की कहानी, उन्हीं के ज़ुबानी। जय हिंद सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय हिंद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ और आपका सीरियल और ये यूट्यूब चैनल मैं देखता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अलग है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता था और अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सर, इट्स आवर प्रिविलेज। लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। आप सर चेन्नई से बिलोंग करते हैं और तमिलियन हैं, तो कैसे आपका मन बना फ़ौज में आने का? एक तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे फ़ौज की जानकारी कम है, लैंग्वेज बैरियर है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि फ़ौज के बारे में। तो आपने चूज़ किया फ़ौज में आने का, क्या था आपका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, क्या लॉजिक था आपका इसके पीछे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था, मगर चेन्नई में मैंने स्कूलिंग की थी। तो जब मैं यंग था, करीब थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तो काफ़ी अमर चित्रकथा और कॉमिक्स पढ़ता था, कमांडो कॉमिक्स और अमर चित्रकथा पढ़ता था। और रिपब्लिक डे परेड, उससे काफ़ी मेरा इम्प्रेशन अच्छा हुआ कि यार ये फ़ौजी हैं, डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म पहनते हैं। और मैं बॉय स्काउट्स मूवमेंट ज्वाइन किया था। बॉय स्काउट्स में हम कैंप जाते थे, लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था यूनिफॉर्म पहनने का बॉय स्काउट्स में। मैं देख रहा हूँ सर, आप अभी भी यूनिफॉर्म भूले नहीं हैं, अभी भी आप साइड कैप पहन के बैठे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत गर्व होता है कि यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल दुरुस्त सर। ये तो आपको अर्न करना पड़ेगा। और ख़ासकर जो बैजेस वगैरह लगते हैं बॉय स्काउट्स में, तो तब मेरा ये शुरुआत हुआ था कि यार यूनिफॉर्म पहनना है, ऐसे एक आउटडोर लाइफ जीना है। और तभी ये हुआ था कि एक सीरियल आता था, परमवीर चक्र, दूरदर्शन में। एक ही चैनल था तब उस ज़माने में, 80s में, लेट 80s में, कि परमवीर चक्र, ये चेतन आनंद का एक सीरियल था। बिल्कुल ही रियलिस्टिक था, वीर कहानी बताते थे एंड वह काफ़ी इंस्पायर होता था। और रिपब्लिक डे थे और मेरे बिल्कुल परिवार में कोई फ़ौज में नहीं था। तो फौजी सीरियल भी था सर उस टाइम में। फौजी सीरियल बिल्कुल, शाहरुख खान का। इनफैक्ट मैं जब शाहरुख खान में बाद में मिला था तो उसको ये बोला था कि मेरी 30 सेकेंड्स मिला होगा, तो मैं उस 30 सेकेंड में यही बोला था कि शाहरुख, आपके कारण मैं आज कर्नल हूँ। और हमें पता चला कि नेशनल डिफेंस एकेडमी बोल के एक एकेडमी है जहाँ से आप ट्रेनिंग लेके फ़ौज में ज्वाइन कर सकते, या आप एक जवान बन सकते हैं रिक्रूटमेंट में। तो हमने ये कोशिश किया कि एनडीए का एग्ज़ाम दे और पास हो जाए और उसमें ज्वाइन करें। और काफ़ी लकी था क्योंकि मेरा एक ही अटैम्प्ट था, क्योंकि हम कलकत्ता से आए थे, तो एक साल हमने मिस कर दिया था एकेडमिक्स का। तो एनडीए ज्वाइन किया, वहीं से शुरुआत हुआ था। एंड या अब सही बोला आपने, क्योंकि चेन्नई में इतना पॉपुलैरिटी नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। आपने आईएमए में ट्रेनिंग की और उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस ज्वाइन किया। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल है सर, और थोड़ा लाइट है, कि मिलिट्री इंटेलिजेंस एक थोड़ा ऑक्सीमोरॉन नहीं है कि मतलब मिलिट्री और इंटेलिजेंस लोग ज़्यादा उसको एक साथ समझते नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने बताया है मुझे कि आप इंटेलिजेंस इसलिए गए क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप थोड़ा वहाँ ले गेन लेते कर हैं। सकते हैं। तो मिलिट्री और इंटेलिजेंस साथ में जुड़ता है, तो इसीलिए हमने हमेशा ऑक्सीमोरॉन के साथ ही रहा हूँ। और एक और ऑक्सीमोरॉन इंग्लिश में बोलते हैं कि हैप्पीली मैरिड, तो इसीलिए हमने सोचा यार हम सिंगली रह जाते हैं, हैप्पीली मैरिड ऑक्सीमोरॉन में ना जाते हम। मुझे नहीं पता ये सुनने वाले लोग मोटिवेट होंगे कि डिमोटिवेट होंगे, बट आइडिया अच्छा है। बिल्कुल। क्यों सर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में क्यों गए और कैसा रहा आपका, मतलब क्या था आपका सोच मिलिट्री इंटेलिजेंस में जाने का? हाँ, हमारा एक ऑप्शन था, पहला ऑप्शन कुछ और टेक्निकल चीज़ें करने का था, मगर यहाँ एक मिलिट्री इंटेलिजेंस में हमने सोचा था यहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन भी काफ़ी होता है। और मेरे हिसाब से मेरे अंदर ये इनहेरेंट एक स्किल था कि मैं लोगों से बातचीत करूँ, उनके साथ मिलजुल के रह सकूँ। तो हमने सोचा ये अच्छा एक आर्म है जो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, और मिल गया था मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो और आप
तो आप जेम्स बॉन्ड बनना चाहते थे? जेम्स बॉन्ड को चलाना चाहता था, ठीक है। तो लोग जब बोलते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में जेम्स बॉन्ड एक सोर्स है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले चलाते हैं, तो हमने सोचा हमारे अंडर काफ़ी जेम्स बॉन्ड हो गया। अगर जेम्स बॉन्ड का जिंदगी इतना एक्साइटिंग है तो देखो आप 10-15 जेम्स बॉन्ड को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो कितना एक्साइटिंग होगा आपका जिंदगी। तो एक्चुअल में ऐसा था सर कि ये भी ऑक्सीमोरॉन था? बहुत ही बिल्कुल क्लोज था, मगर जितना मूवीज में दिखा रहे हैं इतना ग्लैमरस नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत मेहनत करके कोई चीज़ करते हैं मगर आप उसका फल नहीं देख सकते, वो फल कोई और देखेगा 3 या 4 साल के बाद, और आप किसी और के अच्छे काम करके उसका आप फल देख सकते हैं आपके टेन्योर में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़े, और मगर मिलिट्री में हर चीज़ नया होता है। और क्योंकि यहाँ ह्यूमन माइंड की इंटेलिजेंस का मैं बता देता हूँ क्या होता है। खुफिया जो लोग बोलते हैं कि दुश्मन हमेशा सोचता है कि हम कैसे दूसरे के बारे में कोई जानकारी ले जाए, और हम भी कोशिश करते हैं कि दुश्मन के जानकारी ले तो इसके लिए तो एक तो टेक्निकल हो जाता है कि कंप्यूटर से पता कर ले आज का ज़माना, बट सबसे लास्ट ये होता है कि एक आदमी को ही पता कर सकता है कि क्या हो सकता है। पासवर्ड तो फाइनली एक आदमी को ही डालना पड़ेगा। तो कैसे माइंड के साथ प्ले करना है उसके लिए हर चीज़ अलग होता है। कभी कभी गद्दार लोग मिल जाते हैं, कोई सीक्रेट्स को बेच देते हैं तो उनको कैसे पकड़ना, उनको कैसे रोकना, जानकारी कैसे वो करना। सर कोई वाकया आपको याद है, पकड़ा आपने किसी को? काफ़ी लोगों को, मगर तो बताइए सर, एक आधी स्टोरी बताइए। एक दो इंटरेस्टिंग केसेस है। जब हमने वेटर का काम किया है एक जगह में। आपने? हाँ, खुद वेटर का काम किया है। एक पूना बोल के एक बड़ा सा शहर है वेस्ट इंडिया में, आप पूना के रहने वाले। तो वहाँ एक आर्मी का क्लब था, आर्मी का क्लब था। हमें पता कोई गुप्त सोर्स ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कुछ देश के अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। तो हमें ये था कि हम किसी को बताएं, वो पता करेंगे इसके बारे में, मगर उनको समझ में नहीं आएगा बिकॉज वो काफ़ी मिलिट्री टर्मिनोलॉजी बात करेंगे या ऐसे कुछ करेंगे। तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे, मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बोला सेकेंड एंड थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन से हमें नहीं चलेगा, आपको खुद लेना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। और हम कैसे घुसेंगे इसके लिए? तो मैं काफ़ी यंग था तब, वेटर का एज का ही था, 23 या 24 था, एंड ऐसे भी लग रहा था कि पतला था। तो सीओ ने बोला नहीं, आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा वेटर का, आप वहाँ घुस जाइए। तो हम पहुँच गए। अभी यही वेटर्स हमें देखा है, वो क्लब हम भी जाते थे पहले तो पहले उनको आंखों से बताना पड़ा कि यार वहाँ जाके ये मत बताओ कि हम साहब हैं तो वहाँ उस मीटिंग में हम गए एंड अंदर घुसे, और वेटर का काम करते करते आई थिंक सिंसियर वेटर था कि मैं पानी भी दिखा रहा था, उसके बाद सैंडविचेस भी दिखा रहा था, बार बार मैं ही आ रहा था बिकॉज पास जाना पड़ा कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। एंड उसी टाइम पे हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए था, वो कोई डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर रहे थे। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्विकली उनसे लेके उसको उस ज़माने में फ़ोटोकॉपी करना और वापस रख लेना, तो वो सब कुछ करना। एंड फिर भी ये पता करना कि वेटर कैसे, उनका हाल चाल कैसे है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। तो ये सब क्या, तो काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, मगर ये सक्सेसफुल स्टोरीज़ है। हमने कभी कभी ऐसे भी किया है कि हमने किसी का पीछा किया है, एयरपोर्ट से पीछा किया, पूरा उनके पीछे पीछे किया, और जब हमने रिपोर्ट किया हमारे हायर अथॉरिटीज़ को, सर हमने उनको देख लिया ये इस अपार्टमेंट में, फिर हमें पता वो तो वहाँ से निकला ही नहीं है, आप किसी और के पीछे जा रहे थे तो ऐसे भी कहानी हुई है। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके पास तो पूरी एक बॉलीवुड पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। बिल्कुल, बॉलीवुड पिक्चर में आपको ग्लैमरस चीज़ें दिखा रहे हैं, मगर हर सक्सेसफुल केस के पीछे आपको 100 अनसक्सेसफुल केसेस होंगे। सर आफ्टर कमिश्निंग, आफ्टर यू जॉइंड मिलिट्री इंटेलिजेंस, आपका शायद अटैचमेंट के लिए आपको डोगरा स्काउट्स भेजा गया, और वहाँ पे आपको शौर्य चक्र मिला, या आपने हासिल किया वो एक ऑपरेशन के दौरान कुपवाड़ा में। सर हाँ बिल्कुल, ये 1998 में था। 1997 में मैं कमीशन हुआ था। तो जनरली क्या होता है कि 3 साल का अटैचमेंट होता है, जैसे आप इन्फेंट्री के साथ अटैचमेंट, ताकि पता चले कि एक्चुअल जो लड़ाई कर रहे हैं ऑन ग्राउंड इन्फेंट्री, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उनके लिए भी मैन पावर की ज़रूरत होता है ऑफिसर टाइप, तो ट्रेनिंग भी हो जाएगा। तो हमें डोगरा स्काउट्स अलॉट किया गया था, और हम कश्मीर गए थे, तब इंसर्जेंसी पीक में था। तो हम एक जगह बोर्ड बंगस बोल के नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा ज़िले में आता है ये, वहाँ हमारा पोस्टिंग था। ये करीब 10,000 फीट ऊंचाई पे है, एंड बहुत ही सुंदर जगह, स्विट्ज़रलैंड से भी लोग बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड से भी बढ़िया जगह है, देखने में बहुत शांति लगेगी। मगर जितने भी जंगल उसके आसपास है उसमें काफ़ी मिलिटेंट्स थे, या
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आते थे वो, एंड यहाँ आके फिर अंदर गांव में जाके टेररिज्म वो करते थे। तो ये जहाँ हम वहाँ पोस्टेड थे, यंग ऑफिसर थे, 1 साल का सर्विस था, जो कोर्सेज वगैरह करके आए थे हम, वाईओस कमांडोज वगैरह, तो जोश था, मगर कागजी जोश था, हम सब कुछ कागज़ में पढ़े थे या किताब में पढ़े थे। ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, क्योंकि हम हर इंच उस मेरे जो इलाका था उस पूरा छान लिया था और लोगों से भी बातचीत किया, तो लोगों को पता चला कि कौन है, बिकॉज वहाँ लोग ग्रेजियर्स आते हैं, बकरवाल आते हैं, गुजरवाल आते हैं, उनके साथ बातचीत करना, उनका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल इतने सालों का एक्सपीरियंस था, उनको तो हर नूक एंड कॉर्नर उनको पता था। 1 जुलाई था, 1 जुलाई 1919, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे कोई ग्रुप ऑफ टेररिस्ट क्रॉस होके आ रहे हैं, एंड हो सकता है कि वहाँ उनको जहाँ जाना है वो हो सकता है कि आपके इलाके से क्रॉस होके जाना पड़ेगा। तो हम करीब 60-70 लोग थे, हमने 50 लोगों का टोली किया, उसमें 5 जगह में बांट लिया हमने, और मैंने एक टोली लिया था, उसमें मैं और एक जेसी और 10 अदर रैंक। हम सबसे मुश्किल जो जगह है उस जगह में हम चले गए, बिकॉज हमें यही सिखाया गया था कि जो मुश्किल है वो लीडर को लेना चाहिए। तो पहले रात बहुत बारिश हो रहा था, मुश्किल से पहुंचे, ये था 13,400 फीट ऊंचाई पर एक पास था, गली बोलते हैं उसको, गुरमतनार गली बोल के, वहाँ पहुँच गए रात को, क्योंकि बारिश भी हो रहा था, थोड़ा बहुत स्नो भी था, ठंड भी था, सांस भी फूल रही थी। तो वहाँ पहुँचे, थके हुए थे, हमने सोचा ये एक रात की बात है, तो हमने डिनर भी नहीं किया था उस दिन। 1 जुलाई की रात हम 4:30-5 बजे निकल गए थे, तो हमने सोचा रात को करके आ जाएंगे सुबह, तो डिनर भी नहीं किया था, पहुँच गए वहाँ। तो वहाँ कुछ नहीं हुआ रात को, बिल्कुल बारिश हो रहा था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस ज़माने में इतना अच्छा नाइट विजन कैपेबिलिटी नहीं था हमारे पास, 1-2 गॉगल्स थे हमारे पास। तो सुबह हो गया, मौसम भी साफ़ हो गया, हमने सोचा चलो अभी हो गया, नहीं आए वो लोग, हो सकता है यहाँ से नहीं आए हो, कहीं और से आएंगे। तो हमने रिपोर्ट किया, सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोले नहीं, अभी भी इन्फॉर्मेशन जारी है, तो हम थोड़ा सर्च करेंगे। एंड एक सर्च पार्टी उन्होंने भेजा, तो हम वहीं रहे। तो नीचे से वो सर्च पार्टी आया, उनको भी कुछ नहीं मिला, हम दोनों का मिलाप हो गया। हमने बोला सर अभी तो हम जा सकते हैं, क्योंकि भूख भी लग रहा था, करीब 10:30-11 बजे हो गया था सुबह। तो बोला नहीं वहाँ रहो, सर्च पार्टी जब तक वापस नहीं आएगा तब तक हम क्लैरिफाई हो जाएगा कि कोई है उस इलाके में, नहीं है मगर उस इलाके में नहीं है। तो ये सर्च पार्टी जब वापस जा रहा था, उनको 3 मिलिटेंट दिखे, और उन्होंने उस फायर फाइट जो हुआ था उसमें से उन्होंने 2 को मार गिरा दिया था, और एक भाग गया था, वहाँ एस्केप हो गया था। अभी जो एक मिलिटेंट भागा है उसका पीछा करो आप। तो ये करीब 12:30 हो गया था, रात का खाना नहीं खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लोग वेट है, सब कुछ है। तो हमने बोला आदेश तो है और बंदा है, एक टेररिस्ट तो है, कन्फर्म्ड है ये। तो हम पूरे जंगल में घूमे, कहीं पता नहीं चला, थोड़ा बहुत पता चला कि उसका पाँव का निशान है, अंधेरा भी हो रहा था, अंधेरा हो गया था, तब हमें रिस्क नहीं लेना था। तो आप तकरीबन 36 घंटे से सर भूखे चल रहे थे? भूखे चल रहे हैं, अभी तो खानी तो अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो फिर हमने बोला अभी तो छोड़ दो, अभी तो हो गया, नाइट हो गया, कोई और देख लेगा। ने बोला नहीं, वापस वहीं चले जाओ, 13,400, यानी कि हम पहले बैठे थे। हाँ, पहले उतर गए थे, फिर अभी चढ़ने, फिर मगर मौसम अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी। तो हम सारे थके हुए थे, खाना नहीं खाया, बिल्कुल पानी पिया है, वो भी बर्फ़ को पिघल के पानी किया, चाय चुई का कुछ इंतज़ाम नहीं था। एंड उस रात यानी कि 3 तारीख सुबह 4 बजे संतरी के पास वो नाइट विजन गॉगल था। हम सारे टायर्ड थे, सारे काफ़ी लोग सो भी रहे थे, मैं सो रहा था, रेस्ट ले रहा था। तो संतरी ने मुझे जगाया और बोला कि साहब मैंने नाइट विजन गॉगल्स में कोई लोगों को देख रहा हूँ। तो जब तक उसने मुझे गॉगल्स दिया और मैंने उसको फोकस करके देख पाया, देखा मैंने 2-3 लोग रक्सैक पहन के करीब 100 या 120 गज दूर दिखे मुझे, और जंगल में घुस रहे थे। एंड फिर हमने बोला ये तो पक्का इन्फॉर्मेशन है कि 1 है या 2 है, बट देखा है हमने, बट आइडेंटिफिकेशन हो गया है, हमारे इलाके में है। और क्योंकि हमें इलाका पता था, हमें पता था कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कहाँ तक पेड़ है, कहाँ तक जंगल है, कहाँ एक्सपोज हो जाएंगे। तो हमने बोला ये जो जाएंगे ये कहीं नहीं जाने वाला है, इस इलाके में जाएंगे। और ये रात था, करीब 4 बजे तो अंधेरा होता। हमने तब डिसीजन लिया कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे, और ये किताबी नॉलेज से अलग है, बिकॉज किताब में ये बोला था कि आपने देख लिया फॉलो करो, एक बार कांटेक्ट हो गया तो करो कांटेक्ट, वंस एस्टैब्लिश्ड यू विल नेवर ब्रेक। हमने पता नहीं क्यों, मेरा ट्रेनिंग था या हमारा जो ऑन ग्राउंड जो हमने सिचुएशन सोचा कि यार पहले थके हुए हैं हम सभी, थोड़ा
डैजल्ड भी हैं और सडनली आप एक रिस्की ऑपरेशन में जाने वाले, बिकॉज कि कंफर्म्ड है एंड हमें पता नहीं है कि कैसे फायरिंग होगा, कौन कैसे होगा। हमने बोला नहीं, हम वेट करेंगे, उजाला सुबह होगा तभी हम निकलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये लोग कहाँ जा सकते हैं और कितना दूर जा सकते हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया, हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताया, उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी कर लो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। हमने बोला नहीं सर, मुझे पता है कि ऑन ग्राउंड क्या है स्टेटस। तो करीब 4:30-6 बजे करीब हम निकले उस जगह से और उनका पीछा किया। तब पता चल गया था, उनका फुटप्रिंट्स वगैरह दिख रहे थे। और जैसे हम एक जगह पहुंचे, वो सारे एक जगह बैठे हुए थे, उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया और कंफर्म हो गया अभी कि ये मिलिटेंट ही है। कितने थे सर? पता नहीं था, करीब 4-5 तो होंगे, पता नहीं था तब। एंड जैसे सिनेमा में दिखाते हैं ऐसे नहीं होता, हर चीज़ बदलता रहता है ऑन ग्राउंड। फायरिंग शुरू हो गया। अभी हमें पता करना है कि कहाँ से आ रहा है फायर, कितने लोग हैं, उनके पास क्या हथियार है, कुछ पता नहीं है, जो कि बेसिक इन्फेंट्री का बैटल ड्रिल है। हाँ। तो फिर हमने टोली को 3 जगह में बांट दिया था और मैं एक और जवान और एक और 3 थे हम, बाकी एक जेसीओ जो बोलते उनके साथ है, उनके पास एक लाइट मशीन गन बोल के होता था, तो उससे फास्ट फायर होता है, हमारे पास नहीं था वो, उनके थोड़ा ऊपर भेज दिया था हमने और एक पार्टी को पल्ली तरफ भेज दिया था हमने। और ये ऊपर तो नहीं चढ़ पाएंगे, जाएंगे तो नीचे, और नीचे के लिए हमने बेस से और 10 लोग मंगा लिए थे। तो चारों तरफ से वो घेर लिया था हमने। उसमें से 2 मिलिटेंट और 2 टेररिस्ट हम बिल्कुल मेरे सामने थे, तो मेरे टोली के सामने थे, वो बिल्कुल फायर करते रहते। हम तो तब तो यंग थे, पहले बार हम लाइव फायरिंग कर रहे हैं, रेंज में नहीं कर रहे, तो पहले 5 या 10 सेकेंड में हमने 20 गोली फायर कर दिया। और हम ऑफिसर थे, 1 साल का नौकरी, यंग वो थे। मेरे साथ एक सिपाही था, उसका करीब 10 साल नौकरी होगा। उसने बोला आराम से फायर करो, ऐसे तो आपका टोटली 100 राउंड होते हैं, ठीक है। तो उसमें से हमने 20 नहीं, हमें करीब 1.5 मैगजीन यानी कि 30 राउंड हमने फायर कर लिया। एक मैगजीन खत्म कर लिया, दूसरा मैगजीन चढ़ा दिया था, 15 सेकेंड में हमने ये पूरा कर दिया था। तो उसने बोला ऐसे करोगे तो आपका 100 राउंड तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो तब एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल। एंड वो सिपाही ने मुझे बताया था कि आपको, तब हमने, क्योंकि उसका तजुर्बा ज़्यादा है, तो तब हमने वो फायरिंग स्लो किया, फिर देखा कि और बाकी जगह भी फायरिंग हो रहे हैं। तो करीब 45 मिनट का फायर फाइट था। उसमें से एक बंदा भाग के भी जा रहा था, उसके पीछा किया, हमने फायर किया एंड सभी को फायरिंग बंद हो गया था। तो 45 मिनट का फायर फाइट बंद हो गया। करीब 1 घंटे के बाद हमने सर्च वगैरह किया, तो हमें 6 मिलिटेंट के बॉडी मिले थे वहाँ। तो पहला दिन 2 हो गया था, ये 6 थे। उसके बाद करीब 1-2 घंटे के बाद एक और जो टोली था, जो 50 लोग थे, एक दूसरे टोली, उस टोली में एक और मिलिटेंट एक ही राउंड से, हमें सिखलाई में बोलता है 1 राउंड, 1 गोली 1 दुश्मन, उन्होंने एक ही गोली मारा था मेरे जवान ने स्नाइपर से, और वो दुश्मन गिरा दिया उसने। तो 2, 6, 8, 1, 9, उसके अगला दिन 2, उसके अगला दिन 2, ऐसे पूरा करके 13 मिलिटेंट्स एक ही टोली के 3 दिन के अंदर, एक ऑपरेशन में 13 मिलिटेंट हो गए। 13 मिलिटेंट, वो सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और पूरा टोली, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि 1-2 बच जाते हैं, तो हमें ये पता चला कि ये पूरा टोली बिल्कुल ये हो गया था। एंड ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन था। उसी में ही मुझे शौर्य चक्र का साइटेशन लिखा गया था एंड मुझे मिला था, वो जो 1998 में ऑपरेशन हुआ था। 1999 इंडिपेंडेंस डे में शौर्य चक्र का नोटिफिकेशन आया और 2000 में मुझे वो इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुआ। लोग बोलते बहुत बढ़िया ऑपरेशन था, ब्रेवरी तो हर जवान, हर ऑफिसर करता है एट द राइट टाइम, मगर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये 13 मिलिटेंट हमने जो मार गिराए थे, एक ही ऑपरेशन था ये, मगर हमारा एक जवान का भी एक खरोच भी नहीं हुआ था। ये हमेशा बोलता हूँ कि ये सबसे मेरा बड़ा अचीवमेंट है उस ऑपरेशन का। तभी हो सकता है अगर आपका ट्रेनिंग अच्छा हो। और हमेशा यही बोलता हूँ कि फौज में ये क्लीशेड टर्म बोलते हैं कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। ये ना ही फौज है, हर जगह में ऐसे ही है कि आप अच्छा ट्रेनिंग करोगे तो आपका नुकसान कम होगा। ये पॉडकास्ट कर रहे हैं हमने, आपने तो 10 बार चेक किया होगा, माइक, हर चीज़ प्रैक्टिस किया होगा, तभी हम फ्लुएंटली कर पाएंगे, आसान से कर पाएंगे। तो जब लोग मुझे बोलते हैं कि आपका बहुत अच्छा ऑपरेशन था, सक्सेसफुल ऑपरेशन था, 13 मिलिटेंट आपने मार गिराया, हमने बोलता 13 मिलिटेंट से मेरा कोई एक जवान का खरोच भी नहीं हुआ। और मैं प्राउडली बता सकता हूँ आपके लिए और हमारे दर्शक जो हैं कि मेरे पूरे 20 साल के
सर्विस कैरियर में मेरा एक जवान कभी भी कोई डेथ नहीं हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इंजरीज वगैरह हुए, कोई मेडिकल ये हुआ है, बट कोई भी डेथ नहीं हुआ है। एंड ये लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उससे बहुत गर्व से बता सकता हूँ आपको। नो, थैंक यू फॉर टेलिंग योर स्टोरी सर, और बड़ा मज़ा आया सुनने में सर। आपने बताया कि आप मिलिट्री इंटेलिजेंस क्यों ज्वाइन किया, और एक आपने बड़ी जेम्स बॉन्ड टाइप कहानी सुनाई, लेकिन हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एंड आई एम आस्किंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ भूटान। हम जानते हैं कि भूटान एक हमारा बहुत ही मित्र देश है और बहुत ही खूबसूरत देश है सर। मुझे सौभाग्य मिला, मैं तो 9 दिन बाइक के ऊपर भूटान में घूमा हूँ, और लोग वहाँ के बड़े प्यारे हैं और लोग बड़े फ्रेंडली हैं। आप तो वहाँ रहे हो सर, एज पार्ट ऑफ योर जॉब, आप पोस्टेड थे वहाँ पे। क्या एक्सपीरियंस रहा सर भूटान के बारे में? मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को भूटान के बारे में बताएं। कि एक नेबरिंग कंट्री है, इंडिया और चाइना के बीच में छोटा सा देश है। पॉपुलेशन बहुत कम है, 7.5 लाख लोग ही रहते हैं, मगर 34,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक लैंड लॉक कंट्री है। उनका कोई वो नहीं है कि उसी के साथ वो, एंड लैंड लॉक कंट्री का उनका खुद का प्रॉब्लम्स होते हैं। और लैंड लॉक किसके साथ? चाइना और इंडिया। मगर बताना चाहता हूँ कि ये बहुत यूनिक कंट्री है, हिमालयाज में है। जब हम गए थे, हम 2006 में वहाँ पोस्टर हुए थे। हम भारतीय सेना वहाँ भूटान सेना को ट्रेनिंग देता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, मैं बचपन में ना डाक टिकट कलेक्ट करता था, स्टैम्प्स कलेक्ट करता था। तो जब हम बचपन में, मैं भूटान का डाक टिकट बहुत यूनिक होते, कभी सिल्वर में बना लिया उन्होंने, कभी गोल्ड में बना लिया, कभी 3D का बना लिया। तो बचपन से ही मैं ये डाक टिकट कलेक्ट रहा था, तो भूटान के बारे में पता था। तो ये मौका मिला, और वो जब मैं पहुँचा वहाँ, तब मुझे ना ये हो गया कि यार ये क्या देश है, इतना ब्यूटीफुल देश है। प्राकृतिक नेचर वाइज प्रकृति बहुत बढ़िया है, और लोग बहुत खास थे वहाँ। एंड उनके बारे में पढ़ रहा था मैं कि कौन है ये लोग, कैसे हैं। तब वहाँ राज शासन होता था, यानी कि मोनार्की, एक राजा का था। तो हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक, जो 17 साल में ही राजा बन गए थे। तब वो करीब 30 साल वो राजा थे। तब हम पहुँचे थे 2006 में। एंड उन देश के बारे में पढ़ रहा था, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाले। राजा का मानना था कि एक देश की उन्नति कितना पैसा बना रहा है उससे नहीं होना चाहिए, मगर प्रजा खुश होना चाहिए। कितनी खुशी है, ये खुशी ज़्यादा है, वो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है। और खुशी कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो उन्होंने सोचा कि 4 चीज़ें, एक तो खाना मिलना चाहिए, दूसरा है पढ़ाई एजुकेशन, तीसरा है आपका स्वास्थ्य हेल्थ, और चौथा है आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट क्या है। ये 4 चीज़ें। उसके कारण उन्होंने क्या किया कि हेल्थ फ्री कर दिया, पढ़ाई फ्री है उनका, आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री में पढ़ सकते हैं, और खाना यानी कि उत्पादन उतना ही करते हैं जितना उनको ज़रूरत है। वो ये नहीं कि पूरा लैंड को उन्होंने खेती में डाल दिया और उसी। तो तब मुझे ये हुआ कि ये बहुत बढ़िया जगह। मैंने सुना है कि ये जो राजा हैं, इन्होंने बहुत ही यूनिक चीज़ किया, और शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी मोनार्क ने, किसी राजा ने अपने ही देश में डेमोक्रेसी ला दी। और जो उनकी पहल थी कि कोई भी राजा अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इनकी ये महानता है कि उन्होंने खुद ही सोचा और इसको कार्यान्वित किया कि देश में डेमोक्रेसी आ जाए, फर्स्ट टाइम इलेक्शन कराए। ये सही है सर? उस दिन मैं था। हम दुनिया के तीसरे आदमी थे भूटानीज, उनके वो जिनको पता था कि राजा ऐसे करने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले अम्बेसडर को बुलाया, इंडिया के अम्बेसडर को बुलाया। एंड ये करीब 7:30 बजे सुबह हुआ था। उन्होंने बुलाया कि हमें मिलना है अम्बेसडर से, और 8 बजे हमारे जो जनरल है उनको बुलाया था, और जनरल के साथ मुझे भी जाना पड़ा। तो हम गए, और पहले अम्बेसडर गए, उनसे कुछ बातचीत हुआ, वापस आए, अम्बेसडर ने कुछ नहीं बोला। हम नेक्स्ट थे, तो जनरल साहब अंदर गए, उनसे कुछ बातचीत हुआ, और वापस आए। जनरल साहब ने भी मुझे कुछ नहीं बोला, बट मुझे मेरे कार्यालय में ये करना था कि जनरल साहब ने क्या बातचीत किया है राजा के साथ। हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग वो अपना एब्डिकेट करना चाहते हैं, और अपने देश में और अपने प्रांत में वो डेमोक्रेसी ले आना चाहते हैं, लोकतंत्र बहाल करना चाहते लोकतंत्र। हैं। 13 दिसंबर को हुआ था। 17 दिसंबर को उन्होंने अपने उनका नेशनल डे होता है, जैसे हमारा यहाँ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे होता है, उनका नेशनल डे, जिस दिन 1907 में उनका ये स्थापन हुआ था, पहला जो मोनार्क आए थे। तो उस दिन उन्होंने देश को बताया कि लोग चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जो अभी के राजा हैं, इस मैजेस्टी द 5th किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ऐसे हम एक देश के हिस्टोरिक मोमेंट में थे। तो मोनार्की एब्डिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन साइन हुआ, उसके बाद जब
इलेक्शंस हुआ था, और राजा 5th किंग का कॉरोनेशन। और राजा का पर्सपेक्टिव क्या है कि जो लोग पूछते हैं हमसे क्यों डेमोक्रेसी लेके है, राजा का पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे अपने बेटे के बारे में भरोसा है कि मैंने उसको पाला पोषा है, उसको सही ट्रेनिंग दिया है, सब कुछ दिया है। उसका बेटा कैसे होगा हमें पता नहीं है। उसका हो सकता है उसका बेटा देश के लिए ना काम करे। तो जब मेरे हाथ में कंट्रोल है तो मैं ये पावर प्रजा को देना चाहता हूं, बिकॉज वर्ल्ड वाइड आप जब डेमोक्रेसी ले आएंगे तो डाइवर्स व्यूज होगा, मगर एक सोसाइटी के लिए अच्छा है। जब आपको डेमोक्रेसी ले आएंगे सोसाइटी के लिए अच्छा है, लोग बातचीत कर सकते हैं। वरना मोनार्की में क्या होगा कि जो ऊपर वाला बोल रहा है वही सही बोलना पड़ेगा। मैं लोगों के साथ काफ़ी टच में था क्योंकि हमने वहाँ कोशिश किया था कि हम उनके भाषा के बारे में सीखें, इसीलिए हमने वो भाषा सीखा और हमने एक डिक्शनरी बनाया था, हिंदी, इंग्लिश और जोंका उनका भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। तो भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। एक खाना, भाषा, पोशाक, ये सब कल्चर इंपॉर्टेंट है। और जब एक दूसरे देश में जाते हैं, अगर आपको वो भाषा समझ में आएगा, आपका इमीडिएटली पीपल टू पीपल कनेक्ट अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी वाकफियत रखता हूँ और मैं भी अभी हैदराबाद में हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा तेलुगु बोलूँ। अभी बागुनारा बट अभी तक पूरा नहीं सीख पाया, लेकिन आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो हमने कोशिश किया, इसलिए डिक्शनरी बनाया, वो राजा को प्रेजेंट किया गया था, तो अच्छा लगा मुझे। एंड तो ये मेरा लाइफ चेंजिंग एक टेन्योर था। अभी भी हम टच में हैं, लोगों के साथ टच में। अभी का जो प्रधानमंत्री हमारे नॉर्मल एक दोस्त थे, पहले भी एक बार प्रधानमंत्री बने वो, और अभी फिर से वो प्रधानमंत्री बन गए, लोंचेन शेरिंग तोब्गे। एंड दूसरे टाइम बने, बहुत ख़ास दोस्त थे इंडिया के। उन्होंने काफ़ी कुछ भूटान के बारे में तो सोचा ही है, बट इंडिया भूटान रिलेशनशिप के बारे में भी सोचा है और फ्रेंडशिप के बारे में भी सोचा उन्होंने। लेकिन अगर हम भूटान की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये भी बात करना डोकलम के बारे में, क्योंकि डोकलम एक ऐसा इलाका है जो भारत, भूटान और तिब्बत, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। और हमारे दर्शकों को याद होगा कि 2017 में एक बहुत बड़ा वहाँ पे इशू हो गया इंडिया और चाइना के बीच में, और भूटान भी उसमें घसीटा गया है। डोकलम पठार या डोलम प्लेटो जिसको कहा जाता है, ये भूटान का हिस्सा है, ये हम मानते हैं। लेकिन तिब्बत यानी कि चीन जो है वो मानता है कि नहीं, ये जो है वो चुम्बी वैली जो कि चीन का हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है, उसका डोकलम पठार भी उसके अंदर आता है। और 2017 में बहुत बड़ा इशू हुआ, वहाँ पे भारतीय सेना और चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ़ौज आमने सामने आ गए। और जैसा कि सर ने पहले कहा कि भूटान एक छोटा देश है, दो बड़े देशों के बीच में सैंडविच बना हुआ है, तो उनके ऊपर काफ़ी दबाव था। सर, हमें ये पता है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, कई सीनियर ऑफिसर, जनरल्स और रिपोर्टर्स मीडिया में डोलम क्राइसिस के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बोला गया है, सुना, बताया गया है। और चीन के भी पर्सपेक्टिव से हम वाकिफ़ हैं क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ में और जगह जगह उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि भूटान का क्राइसिस पर क्या विचार है, क्या किस तरह से वो इसको देखते हैं। पहले बार कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भूटान का पर्सपेक्टिव क्या है। हमेशा हम इंडिया एंड चाइना के, बट एक और देश है बीच में, एक और देश है जिसके बारे में बातचीत करना चाहिए, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। प्रधानमंत्री के साथ जब बातचीत होता था, या हमारे जो जनरल्स उनसे बातचीत करते थे, या राजा के बीच में डिस्कशंस होता था, जो मैं ओपन डोमेन में बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ कि कोई भी देश वो अपने इंटरेस्ट के बारे में हमेशा सोचेगा, हमेशा सोचेगा। हम ये नहीं सोचे कि ये बड़ा देश है या ये देश पैसा दे रहा है, उससे नहीं। बिकॉज चीन के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है नो। हम यहाँ एक चीज़ दे रहे हैं तो वो 100 चीज़ दे सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम है। बट जैसे आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया, तिब्बत, भूटान और तिब्बत का हिस्टोरिकली उनका अच्छा रिलेशन नहीं है। वहाँ से तिब्बत से एक आदमी ने कुछ चुरा के भूटान आया, जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस आइटम था। तब से भूटान और चीन के, तिब्बत और भूटान के बीच में लड़ाई होती थी। तो ये नहीं कि चीन उनका दोस्त है पहले, हजारों सालों से। तो तिब्बत उनका दोस्त नहीं है पहले तो, और पूरा पहाड़ी इलाका है, और इंडिया के साथ उनका अच्छा रिलेशन है क्योंकि रोड है, और इंडिया काफ़ी, भारत काफ़ी उनको मदद कर रहा है बहुत सालों से। तो भूटान का ये है कि उनका इंटरेस्ट पहला ये होना चाहिए। उनका इंटरेस्ट क्या है कि शांति होना चाहिए, उनके जो सिटीजन्स हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, यही है। किसी के साथ जंग नहीं कर सकते क्योंकि छोटा देश है, इलाका भी मुश्किल है, एंड वो किसी और को बुलाना नहीं चाहते उनके लड़ाई लड़ने के लिए। और चीन हमेशा सोचता है कि यार हम कैसे भी जगह कब्जा कर लें,
बिकॉज चीन ने 2 ही कंट्री के साथ अपने बाउंड्री अभी तक रिजॉल्व नहीं किया, वो एक इंडिया है और एक भूटान है। 2 ही कंट्री, बाकी सभी के साथ उन्होंने बाउंड्री रिजॉल्व कर लिया और वो ये चाहते हैं। भूटान हमेशा यही बोल रहा है कि हम आपके साथ बाउंड्री रिजॉल्व करेंगे, इंडिया के साथ ही करेंगे, अकेला नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज ट्राईपार्टाइट करेंगे। हाँ, ट्राईपार्टाइट, बिकॉज हम उसमें फंस जाएंगे फिर। और कोई जगह में चीन क्या कर रहा है कि हमको 5 लॉलीपॉप दे दूंगा, मुझे आप सिर्फ एक छोटा सा मिठाई दे दीजिए, उस टाइप का कर रहे हैं कि मैं आपको ये जगह दे दूंगा, बहुत अच्छा जगह है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका 100 गज कनॉट प्लेस में लेके आपको 5 किलोमीटर कहीं और दे दे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो चीन सरकार वही कर रहा है कि उनको कहीं और जगह दे रहा है और बोल रहा है कि ये छोटा सा जगह है, इसको दे दीजिए हमें। मगर भूटान को पता है कि ये जगह हमने दे दिया, ये तो डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं होगा, मगर इंडिया के थ्रू इफेक्ट होगा, और इंडिया उनका सबसे बड़ा और अच्छा दोस्त है। और ये दोस्ती 2 नेबर्स के बीच में बाकी पूरे दुनिया देखती है। इंडिया भूटान रिलेशनशिप बहुत खास रिलेशनशिप है, बिकॉज हम बहुत मदद कर चुके हैं उनको, और उन्होंने भी काफ़ी कंसेशंस वगैरह, जैसे आपने बोला कि आप गए थे भूटान, एक ट्रिप में गए थे। भूटान ऐसे एक जगह है जहां फॉरेनर्स को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है, एक्सेप्ट इंडियंस, और इतना स्पेशल उन्होंने रखा है उनको। और इंडिया ने भी काफ़ी एजुकेशन में मदद किया है, उनके पावर जनरेशन में, यानी कि उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसमें किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया उन्होंने, हमने काफ़ी रोड्स बनाए उनके लिए, एयरपोर्ट बनाए, और हमेशा आभारी है। उनके काफ़ी लीडर्स वगैरह इंडिया में पढ़ चुके हैं, मेडिकल काफ़ी हमने हॉस्पिटल्स बनाए उनके लिए। सो भूटान का ये मानना है कि पहले हम अपने देश के जो नागरिक है उनको हम हैप्पी रखना चाहते हैं, उनके उसके लिए काफ़ी किसी के साथ जंग नहीं लेना चाहते। ये नहीं कि ना ही इंडिया उनको इस्तेमाल करे चाइना के अगेंस्ट, ना चाइना उनको इस्तेमाल करे। आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, फौज में आप ऑलरेडी कर्नल बन चुके थे, भूटान में आपके इतने अच्छे रिलेशनशिप थे, और आप एक भूटान एक्सपर्ट के तौर पे इंडियन आर्मी में जाने चाहते थे। आपने फौज छोड़ा क्यों सर फिर? सही है। आप बोल रहे थे कि हम कमान कर रहे थे 2017 में, डोकलम था, ये सब कुछ हो रहा था, तो काफ़ी लोग मेरे पास आए थे, बिकॉज हिस्टोरिकल नॉलेज था, सब कुछ था हमारे पास। बट उस टाइम पे हमने एक और चीज़ सीखने को मिला था मुझे वहाँ, क्योंकि हम वहाँ एक कमान कर रहे थे, एक ईस्टर्न सेक्टर में था, और मेरे जहाँ मैं कमान कर रहा था वहाँ एक एयरपोर्ट भी था बिल्कुल साथ में। और मेरा डे टू डे काम ये था कि मेरे इलाके में जो भी कोई डेथ होता है उसको रिपोर्ट करना। डेथ मतलब जो फौजी सर्विस के दौरान एक तो लड़ाई में होता है, उसको बोलते हैं बैटल कैजुअल्टी, करेक्ट, ठीक है। एक बिन लड़ाई कारणों से भी डेथ होता है, रोड एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, कुएं में गिर गए, या कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया। और फौज के रूटीन में सर ये काफ़ी कॉमन है कि हर जगह लड़ाई में ही कैजुअल्टी नहीं हो रही है। नॉर्मल लाइफ में फौज के कैंटोनमेंट्स आधे जंगलों में है, अलग अलग जगह पे ट्रैवल बहुत है, मूवमेंट बहुत है, बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ काम करते हैं, तो ये एक काफ़ी रूटीन चीज़ है। ऐसे काफ़ी हो रहे थे मेरे इलाके में ना, हर दूसरा या तीसरा दिन ये हो रहा था। तो हमने सोचा यार, एंड क्योंकि मैं एयरपोर्ट के सामने था, तो जब ये डेथ होता था तो फौज सबसे बढ़िया संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जब डेथ होता है तो पूरा सपोर्ट मिलता है। तो जनरली क्या करते हैं कि जब एक डेथ होता है जवान का, सर्विंग जवान का, तो एक कोई और सर्विंग जेसीओ या ऑफिसर उस शरीर को लेके उनके गांव तक पहुंचाते हैं। तो वो आते थे, एयरपोर्ट में आना पड़ता था उनको, और रिश्तेदार आते थे लेने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। तब मैं पता चला कि उनका नॉलेज कम है कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर हमने थोड़ा बहुत उसमें रिसर्च किया, पढ़ना शुरू किया। तो फिर हमने इसमें ये किया कि जब डेथ होता है बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है आर्मी की तरफ से, समाज की तरफ से, लोग आते हैं, मदद करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या क्या कठिनाई हो सकती है? तो इनिशियली क्या होता है कि सारे मदद करते हैं, समाज मदद करता है, फौज के यूनिट मदद करते हैं, बाकी जो संस्था है वो भी मदद करती है। मगर टाइम बीतते ही ये जो कनेक्ट है वो टूट जाता है। बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण है, कोई आर्थिक कारण है, कोई पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के कारण है, तो वो टूट जाता है। क्योंकि वो जो विडो है, जो एनओके हैं, नेक्स्ट ऑफ किन, वो उस एड्रेस से निकल जाती है, गांव के एड्रेस से निकल जाती है, कोई और शहर में काम करने के लिए या पढ़ाई के लिए, कोई और सामाजिक रीज़न के कारण वो आ जाते हैं। तो हमने सोचा इसको कैसे हम, इसका गैप को कैसे कम करें। क्या है सर आपका प्रोजेक्ट? तो ये है प्रोजेक्ट जहाँ हम
जितने भी ये फिजिकल कैजुअल्टी है, जो सर्विस के दौरान जवान बिन लड़ाई कारणों से डेथ होता है, उनके परिवार को जाके मिलना और उनको वापस फौज के साथ जोड़ना। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संबंध। ये अकेला कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल फिलॉन्थ्रोपिक है, और मेरा कोशिश ये है कि जितने भी ऐसे जवान हैं जो ऐसे डेथ हुआ है फिजिकल कैजुअल्टी, उनके परिवार को जाके मिलना, वेदर फिजिकली वर्चुअली कैसे भी, और उनको फौज के साथ जोड़ना और फौज और परिवार को जानकारी देना कि उनके लिए क्या क्या सरकारी ऐसे एंटाइटलमेंट्स है, ग्रांट्स है, पढ़ाई के लिए पैसा है, वोकेशनल अपॉर्चुनिटी से काम करने के लिए गवर्नमेंट नौकरी है, कभी कभी फिर से सामाजिक इसके लिए उनको रीमैरिज के लिए हेल्प करता है। तो इनको ये सब जानकारी देना, तो यही है मेरा प्रोजेक्ट संबंध, जिसके कारण मैं 6 साल से ये कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और मैं दर्शकों से ये अपील करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि आप अगर किसी को जानते हैं जिनकी डेथ, या किसी परिवार को जानते हैं जिनके किसी सदस्य की डेथ सर्विस के दौरान हुई है, नॉन कॉम्बैट कैजुअल्टी में, लड़ाई के दौरान नहीं या टेररिस्ट एक्शन के दौरान नहीं, और उनका परिवार है जो मदद चाहता है, तो हम इस प्रोग्राम के अंत में सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश करेंगे, आप उनसे मिलाप कर सकते हैं, और सर अपने तरीके से अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू जितनी मदद हो सके उतनी आपकी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, नॉट ओनली सर्विस फॉर योर सर्विस, बट ऑल्सो ये जो आपने प्रोजेक्ट चलाया है, मेरे ख्याल से बहुत ही अलग सोच है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फौज की बातें हो गई, और आपकी ज़िंदगी का एक कुछ और बड़े ज़बरदस्त पहलू हैं और दर्शकों को बता दूं कि सर मास्टरमाइंड इंडिया में क्विज़ कर चुके हैं नेशनल लेवल पे। सर स्टैम्प कलेक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त लेवल के, जैसे उन्होंने बताया कि बचपन से कलेक्ट कर रहे थे, बहुत बड़ा कलेक्शन है इनका। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा इनका जो कनेक्शन है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी के साथ। मैंने उन महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम विथ रैंक लिया है क्योंकि दर्शकों को ये भी बता दूं कि वो भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल पद पे पदोन्नत है। सो ये आपका धोनी के साथ कनेक्शन कैसे बना? मेरा हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन के अलावा ऑटोग्राफ कलेक्ट करता हूँ, और मैं बचपन से ऑटोग्राफ भी कलेक्ट कर रहा हूँ, और सेलिब्रिटीज़ का ऑटोग्राफ लेना। तो ऐसे ही एक ऐसा मौका था, मैं कलकत्ता में पोस्टेड था मैं, तो एक ऐसा मौका था जहाँ महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे इंडियन टेस्ट टीम के, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो खेल रहे थे टेस्ट, और ये तीसरा दिन था टेस्ट का, और किसी ने हमें बताया था कि वो उनके घर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर में आ रहे हैं। तो हमने सोचा ये है मौका है ऑटोग्राफ कलेक्ट करना, मगर मुझे शक हो रहा था कि ऐसे कैसे कि टेस्ट के बीच में कोई इंडियन कप्तान किसी के घर आ रहा है खाने के लिए। तो मैंने बोला हो सकता है ये रूमर है, तो हम चले गए ऑटोग्राफ कलेक्ट करने के लिए गावस्कर से। गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे, सुनील गावस्कर जो लेजेंड है इंडियन क्रिकेट के, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड है। उनके पीछे चला गया, उनके होटल गया, और वहाँ अच्छा हो गया कि उन्होंने बातचीत किया, ऑटोग्राफ दिया, और उन्होंने बोला बैठो थोड़ा बातचीत करते हैं हम फौज के बारे में, तो उनसे बातचीत कर रहा था। बट बार बार मुझे कॉल आ रहा था कि आपको तो बुलाया था खाने में, और जो आए हैं महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ बातचीत करना, क्योंकि जिन्होंने बुलाया था उनको क्रिकेट का ABC भी पता नहीं था। ऐसे लोग हैं इस देश में सर जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। फिर गया मैं उनके घर, गया, महेंद्र सिंह धोनी बैठा हुआ है, सोफा में बैठा हुआ है, तो सिर्फ 3-4 लोग हैं, बच्चे बुच्चे, उन्होंने ऑटोग्राफ लेके चले गए। तो हमने सोचा यार ऑटोग्राफ तो कभी भी ले सकते हैं, ये एक मौका है उससे बातचीत करने का, बिकॉज बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ मैं, बट ये ऐसा मौका जो कैप्टन है, क्रिकेट कैप्टन है, लीडर है। तो हमने बातचीत शुरू किया, क्रिकेट से शुरुआत किया, क्योंकि हमने सोचा क्रिकेट ही है एक चीज़ कॉमन। बट हैरान से ये कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया उसने फौज के बारे में, उसको काफ़ी एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में, तो वो वीडियो गेम वगैरह अच्छा खेलता है, तो उसको ये सब नॉलेज था। और क्योंकि जैसे आपने बताया था मेरा क्विजिंग में काफ़ी नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, तो हमें भी काफ़ी ये चीज़ों के बारे में पता था, कैपेबिलिटीज़, वेपन्स के बारे में, क्या अच्छा है क्या है, कब रात को कौन चल सकता है, इस टाइप का। तो हमारा बातचीत बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो गया था। तो हम बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल क्रिकेट के बारे में बिल्कुल ही बात ही नहीं हुआ था, सिर्फ फौज के बारे में हुआ था, ट्रेनिंग कैसा होता है, इक्विपमेंट के, खासकर इक्विपमेंट के बारे में। तो अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा होगा। तो अगला दिन उसने बोला एक काम कीजिए, आप अगला दिन होटल आ जाइए। तो हम पहुंच गए
होटल पहुंचे तो उसके कमरे में लेके गए हमें, लोग बैठे हुए हैं वहाँ, और देखा वहाँ कोई दिनेश कार्तिक बैठा हुआ है एंड वो हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सो हुज हू ऑफ इंडियन क्रिकेट, हुज हू ऑफ इंडियन क्रिकेट उसके कमरे में बैठे हुए, बट उससे भी बड़े हुज हू थे टीम में। तो हमने बोला यार कैसे मौका मिलेगा वो हुज हू के फादर से मिलने की, क्योंकि सचिन तेंदुलकर थे उस टीम पे, धोनी के अंडर खेल रहे थे, उनसे मिलने का काफ़ी वो था। तो धोनी ने खुद बोला कि आज शाम को एक डिनर है, सिर्फ टीम के लिए है, क्योंकि आप लोग आए हो, आपको भी ले चलता हूँ मैं और डिनर में। तो हम तो खुश हो गए यार, तो मौका मिलेगा, बट वहाँ अच्छा नहीं लगा कि ऑटोग्राफ ले, हम तो गेस्ट बन के गए। तो हमने बोला यार फ़ोटो ले सकते हैं क्या, मैं कैमरा ले आ सकता हूँ? उसने बोला अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये टीम का वो है, एक काम कीजिए आप कैमरा मुझे दे दीजिए, मैं खींचता हूँ कि ऐसे मैं खींच रहा हूँ, ये नहीं कि आप। उन्होंने आपका कैमरा लेके फोटो, मेरा कैमरा ले लिया। हम तो सोचा यार ये आदमी ही अलग है, आदमी अलग है कि ये तो बिल्कुल ही अलग है। शोज द ह्यूमिलिटी ऑफ दैट पर्सन। एंड हमें किस 24 घंटे हुआ था, 48 घंटे हुए थे मिले हुए। फिर हमारा ये दोस्ती या रिलेशनशिप बढ़ता गया, और वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते थे और मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। थाला हो गए 2010 की बात है ये सब, 2010, और 2010 में आईपीएल हुआ था। तो वो कलकत्ता आ रहे थे कोई मैच खेलने के लिए, सीएसके वर्सेस केकेआर का मैच था। तो हमने ऐसे ही बोल दिया था कि क्या आप आ सकते हो, कि मेरे फादर भी होंगे, वो तो होटल वगैरह नहीं आ सकते, अगर आप आके मिल सकते हो, कैसे ऐसे कुछ हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ आ जाएंगे। उन्होंने बोला। तो फिर क्या हुआ, उस मैच में उनको चोट लग गया था, उनके हाथ में चोट लग गया था, और मैच के बीच में ही वो निकल गए। तो अगला दिन उनको मिलना था फिर हम गए थे, 9 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, हम गए थे होटल में, वो दिख ही नहीं रहे थे। हमने सोचा होगा लेट हो गया। फिर हमें कॉल आता है कि हम तो 8:55 से वेट कर रहे हैं, आप कहाँ वेट कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं। और देखा बिल्कुल का प्लास्टर लगा हुआ था हाथ में। उन्होंने बोला हम तो आईपीएल से भी आउट है, 5-6 मैच नहीं खेल पाएंगे, हम वापस रांची जा रहे हैं, पूरा एमआरआई करके हम 4 बजे सुबह आए, एंड हम अभी यहाँ से रांची जा रहे हैं, आईपीएल नहीं बने। पर हमने बोला रहने दो फिर, मत आइए। नहीं बोला नहीं, हमने आपको बता दिया कि हम आएंगे तो आएंगे, चलते हैं। तो वो हमारे घर आए थे, पापा से मिले। पापा बड़े फ़ैन थे, क्रिकेट के फ़ैन थे। उन्होंने मेरा कलेक्शन देखा, मेरे पास गांधी जी का ऑटोग्राफ है, तो उन्होंने बिल्कुल पूछा कि कैसे मिला। और मेरे पास एक बढ़िया सा फ़ोटो है जब वो गांधी जी के ऑटोग्राफ देख रहे हो, बोलते ये सबसे पास आया हूँ मैं गांधी जी का, बिकॉज एक छोटा सा उनका डीएनए रहा होगा जब उन्होंने ऑटोग्राफ दिया होगा, तो वो सब किया। तो तब रिलेशनशिप बढ़ते गया। लेकिन आपकी एक मैंने फ़ोटो देखी और ये मैं जानता हूँ कि जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता मुंबई में 2011 में, धोनी ऑफ कोर्स कैप्टन थे, और उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, पार्टी हुआ, उसके बाद आपकी मैंने एक फ़ोटो देखी है कि आप धोनी और मिसेस धोनी यानी साक्षी धोनी, आप तीनों ही उनके रूम में बैठे हैं। ये कैसे हो गया सर? बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है मेरी ज़िंदगी में। नागपुर से एक फ़्लाइट लेके बॉम्बे गया, जब तक मैं पहुंचा था 6-6:30 बजे हो गया था, मैच शुरू हो गया था। बिल्कुल टिकट था, बट मैं टिकट के जिसके पास टिकट था तो उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था मैं, बिकॉज इतना सिक्योरिटी था। तो हमने सोचा बेस्ट है कि हम होटल चले जाते हैं जहाँ टीम रह रही है, बट होटल पहुंचना भी मुश्किल था। हमने लगेज कहीं और छोड़ा, फिर अब चल के गए, बिकॉज गाड़ी वगैरह तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। होटल पहुंचे थे और इंडिया जीत गया था। इंडिया जीत गया था और बिल्कुल जश्न, ना होटल में क्या पूरा बंबई में जश्न था, भारत में पूरा जश्न था। अभी कैसे धोनी के साथ मिलाप होगा, अभी तो कैप्टन है इंडिया का, जीत गया है, एंड ये होटल के अंदर घुसे। तो क्योंकि मैं धोनी को जानता था, उसके कमरे वगैरह जाता था, तो बाकी 3-4 क्रिकेटर्स को भी जानता था, पीयूष चावला है, रायना है, ये सब थे। तो उनको मैं चिल्ला रहा था हेलो हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो इतना आवाज़ था, शोर था, लोग चिल्ला रहे, कोई ढोल बजा रहा है। ये सब होटल लॉबी के अंदर हो रहा है, ताज महल होटल के लॉबी के अंदर। जैसे धोनी आया तो सारे धोनी धोनी, युवराज को भी वो थे, तो धोनी धोनी चिल्ला रहा था। मैंने सिर्फ उनको आवाज़ दिया था, MS बोला था उन्होंने। उतने शोर में उन्होंने मेरा आवाज़ सुन लिया और उन्होंने बुलाया आ जाओ। अभी उस भीड़ में सिक्योरिटी वालों को पता नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ, उस भीड़ में उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और अंदर उस जो कॉरिडोर था जिसमें सिक्योरिटी वगैरह थे, और उन्होंने मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी पकड़ा दिया और बोला इसको रखो, अभी आपको कोई टच नहीं करेगा, और बिल्कुल छोड़ना मत, साथ ही चलो, बिकॉज इतना भीड़ है। और मैं लिफ्ट में पहुंचा, देखा सचिन तेंदुलकर बगल में खड़ा है। फिर से देखा यार ये तो मैन ऑफ द मैच देखो कि सचिन तेंदुलकर है ना, तो वहाँ पहुंचे, कमरे पहुंचे, तो देखा करीब हम 6-7 लोग थे, मेनली क्रिकेटर्स थे, एंड 1-2 दोस्त थे उनके,
जो बम्बई के रहने वाले थे, और हम बैठे थे कमरे में, लोगों को भूख लग रही थी और टीवी में मैच चल रहा था तो हम देख रहे थे यार, यहाँ हम कैप्टन से सुन रहे कि कैसे हुआ एंड ऑल। सडनली धोनी चला गया बाथरूम एंड 10-15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, वो निकला ही नहीं बाथरूम से। तो क्योंकि मैं सबसे बिल्कुल पास में बैठा हुआ था, बाथरूम का जो एंट्रेंस था उसके पास में बैठा हुआ था, मैंने उनके जो वाइफ है उनसे बोला थोड़ा चेक कर लो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत खुशी जब हो जाती है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल दुखी हो जाए तब भी कुछ कर सकता है, बहुत खुश हो जाता है तब भी कुछ हो जाता है, इसलिए बोलते खुशी की आंसू तो दोनों टाइप आती है ना। तो हमने बोला एक बार चेक कर लो, इतना टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गया। तो वो गए अंदर और वापस चीखते हुए आए। तो हमने सोचा कुछ हो गया, हम बिल्कुल बाथरूम के साथ देखा, धोनी बिल्कुल अपना बाल गंजा हो गया एंड क्या नॉर्मल शेविंग उससे किया उसने, और वापस आया बाहर। फिर ये करीब 2 बजे सुबह हुआ होगा, देखा गंजा है। हम फोटो वगैरह खींचे, वही फोटो जो आप देख रहे थे, फोटो वगैरह खींचा हमने कप के साथ बेड में बैठे हुए, एंड सुबह कप के साथ तुरंत खींचा था। और लास्ट में करीब 5:30-6 बजे हो गया था, सारे चले गए थे, सारे टायर्ड थे, ये तो गेम भी खेल के आए तो हमने बोला MS मुझे ना एक स्पेशल फोटो चाहिए, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप मेडल है ना, उसके साथ में फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, हम दोनों रहेंगे। तो फ़ोटो खींचा, बेड में बैठे हुए बाकी सारे, और ये खींचा साक्षी ने खींचा, और बहुत खुश था मैं। करीब 5:30 बजे निकला मैं बाहर। अभी खुशी तो आजकल के सोशल मीडिया में यही है ना कि हम फोटो खींचते हैं बाकी लोगों को दिखाने के लिए, तो तब तो इतना सोशल मीडिया में नहीं। तो हम करीब 7-7:30 बजे बिजनेस सेंटर होता है होटल में, वहाँ जाके सभी को ईमेल किया, जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फोटो भेजा, फोटो भेज के ना कि देखो मैं तो भारत के कैप्टन के साथ हूँ। एंड किसी ने तो देखा नहीं वो गंजा है बोल के। पता नहीं क्या हुआ, 9 बजे मुझे बहुत सारे कॉल आने शुरू हो गए। ये 3 तारीख की बात कर रहा हूँ कि आपका हम टीवी में फोटो देख रहे हैं, धोनी के साथ हैं आप। और एक टीवी चैनल उसको न्यूज़ चला रहा था, धोनी ने मुंडन क्यों किया, ऐसे ना एक्सक्लूसिव पिक्चर। लेकिन क्यों किया सर? तो हमें तो ये लगा यार ये तो एक्सक्लूसिव पिक्चर, माने उनको बेचा होगा ना, ऐसे होगा ना, एक्सक्लूसिव तो ये होता है कि उनके लिए किया है, बट किसी ने कहीं से निकाल दिया होगा, पता नहीं किस दोस्त ने किसको दिया, ऐसे ही होता है। ये सोशल मीडिया के बहुत वो है, आप ही ने भेजा होगा। मैंने नहीं भेजा था। तो क्या हुआ, मुझे बहुत दुखी होगी यार, यहाँ तो बहुत खुशी था कि यार मेरे दोस्त इंडिया कैप्टन, गिल्ट फीलिंग था कि ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया ना। करेक्ट। वो क्या सोचेगा कि यार ये तो पैसा बना लिया, ये तो पर्सनल, और पूरे वर्ल्ड नहीं देखा ये, बिल्कुल कि ये फोटोग्राफ देख नहीं देखा। मगर मैं अपोलोजाइज भी नहीं कर रहा था, तो सो रहा था। और उसका नेक्स्ट इवेंट था 4:30 बजे, एक फोटो शूट था, उसके बाद वो राष्ट्रपति के साथ एक फोटो था गवर्नर हाउस में पूरे टीम का। तो 4:30 बजे वो था फर्स्ट टाइम उसको, गेटवे ऑफ इंडिया पे जो फोटो, गेटवे ऑफ इंडिया था, मगर वो तो चांस ही नहीं था, सिक्योरिटी था इतना था, तो हमें पास ही नहीं पहुंच पा रहा था। लकीली क्या हुआ था कि उस रात को 9 बजे हमने पहले ही वो किया था, वो दिल्ली जाने वाला था और मैं चेन्नई आने वाला था। तो हमने बोला यार तेरे साथ आएंगे तो थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह आसान हो जाएगा, पायलट व्हीकल वगैरह लाइन में हो जाएगा, और खासकर कोलाबा से एयरपोर्ट जाना है ना, बिकॉज तभी भी जश्न मना रहे हैं, पूरे देश जश्न मना रही है। तो 9 बजे हम मिले लॉबी में। तो पहला चीज़ मैंने बोला, MS बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलती हो गई, ऐसे हुआ। मैं बोला क्या हुआ? बोला आपका जो फ़ोटो है, जो गंजा फ़ोटो है, वो टीवी में आ गया एक्सक्लूसिव। इसमें क्या बात है, अभी तो राष्ट्रपति भी नहीं देख लिया, पूरा देश ने देख लिया मैं गंजा हूँ, इसमें क्या हुआ? बोला ये तो 4:30-5 बजे देखा है, ये तो 9 बजे आ गया था और उसमें एक्सक्लूसिव में दिखा। उन्होंने बोला कौन सा चैनल में आया था? मैंने बोला ये कोई एक चैनल था उसमें आया। उसने बोला वो चैनल क्यों देख रहे हो आप, चैनल मत देखो आप, रिमोट तो आपके हाथ में है ना, बंद कर दो। मैं अफेक्टेड आदमी हूँ, मैंने तो टीवी नहीं देखा हूँ, हमारे हाथ में है कंट्रोल। तो उसने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें सिखाया कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो हमारे हाथ में उसको कंट्रोल करो, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। ये चीज़ उस दिन एक छोटा नहीं बड़ा इंसिडेंट था वो, उसमें ऐसे लग रहा था कि मेरा एक पत्थर निकल गया, इतना मैं सैड था, मुझे खुशी होना चाहिए, गिल्ट फीलिंग था, किसी को बता नहीं पा रहा था, यहाँ तक रोने का वो था। और 1 सेकेंड में एक आदमी ने बोला, स्ट्रेस हल्का कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेस हल्का कर दिया, और बोला कि ये तो आपके हाथ में है, स्ट्रेस लेना है नहीं लेना है। द नेशन वांट्स टू नो कि धोनी ने अपना सर क्यों मुंडवा दिया। धोनी ने, ये काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा और हमने भी पूछा उससे क्यों मुंडवाया।
तो उनका ये था कि जब बहुत प्रेशर होता है, एक चीज होता है जिसको छोड़ने से प्रेशर रिलीज हो जाता है, त्याग जैसे। उन्होंने सोचा कि ये करने से मुझे काफ़ी प्रेशर रिलीज करता, और मैंने बाद में काफ़ी इसके बारे में पढ़ाई किया था कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, कि कोई चीज़ त्याग कर देते हैं, जैसे ना बहुत खुशी हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये एक चीज़ें था, टू वेंट आउट इज प्रेशर। तो एक मन्नत नहीं बोलूँगा, मगर ये है कि उन्होंने कुछ त्याग कर दिया। वो बाल के लिए जाना जाता था, फेमस थे, उनको मुशर्रफ ने शायद बोला भी था, कॉम्प्लीमेंट दिया था आप अभी देख रहे होंगे आईपीएल के टाइम उन्होंने फिर से बाल बढ़ा लिया है। तो बाल वो करना एक इमेज है, पब्लिक इमेज है, फोटो में आने वाले, राष्ट्रपति से मिलने वाले, एंड बाल निकाल दिया, यानी कि उन्होंने कुछ त्याग कर दिया, और वो त्याग को देख सकते हैं। तो सर बड़ा मज़ा आया आपका धोनी के बारे में सुन के, और ऐसी कई चीज़ें पता चली जो कॉमन नॉलेज नहीं है या ओपन डोमेन में नहीं है, तो थैंक यू फॉर दिस। मैं जानता हूँ सर कि MS धोनी इज़ नॉट ऑन किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, ना इंस्टाग्राम में ना एक्सरे में, लेकिन क्योंकि ये पॉडकास्ट एक एक्सक्लूसिव मिलिट्री पॉडकास्ट है और हम सिर्फ फौजियों से फ़ौज की बातें करते हैं ज़्यादातर, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम वो इसको देखें और जैसे मतलब इसको लाइक करें। या बिल्कुल, आप सोशल मीडिया में तो नहीं है मगर वो पोस्ट नहीं करते हैं, मगर काफ़ी कंज्यूम करते हैं वो, उनको लेटेस्ट पता चीज़ चलता है कश्मीर में क्या हो रहा है या बाकी चीज़ें, कोई वेपन्स के बारे में, और हमसे पूछते रहते हैं वो, तो हम कोशिश करेंगे उनको बताने के लिए और ये कहानी वगैरह उनको दिखाने के लिए, एंड आई एम श्योर हो सकता है कि वो पहले ही वो देख रहे हों, और काफ़ी नॉलेज, हमेशा वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखना है हमें। Oh, that will be great, sir. In fact, best will be if he comes here और उनके मिलिट्री क्या आपके पास 10 करोड़ है? मेरे खानदान के पास भी नहीं है सर। जब हम धोनी की बात कर रहे थे तो आपने एक और बहुत बड़ी शख्सियत की बात की, और आपने तो कहा कि मैं कहाँ भगवान देख रहा हूँ वहाँ पे, और मेरे लिए पर्सनली भी वो एक भगवान है, और क्रिकेट में तो उनको भगवान ही कहा जाता है। और ये उनके साथ के क्रिकेटर युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग ने भी पब्लिकली कहा है कि सचिन इज़ एक्चुअली द गॉड ऑफ क्रिकेट। और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे लाइफ में मैंने किसी का ऑटोग्राफ नहीं लिया सर, सिवाय सचिन के। और मौके आए लाइफ में, और मैं एक कंपनी में काम करता था एक साल पहले, मल्टीनेशनल कंपनी में, जहां बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे और बहुत लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए, फ़ोटोग्राफ, सेल्फीज़, आजकल सेल्फीज़ है, वो नहीं है, ऑटोग्राफ नहीं है। मेरा ऐसा नहीं मन किया उन सेलिब्रिटीज़ से मिलने का, लेकिन जब सचिन आए तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि बचपन से उनको देख के बड़े हुए, उनसे इंस्पायर हुए। और दर्शकों को ये भी बता दूं कि सचिन एक्चुअली ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर हैं, और ये एयरफोर्स में एक ऑनरी रैंक पर तैनात है। तो जब सचिन आए तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं गया उनसे मिलने और लाइन में खड़ा हो गया। उनसे हाथ मिलाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और तब मुझे ध्यान आया कि बिल्कुल मेरे पास ना कोई ऑटोग्राफ के लिए कागज़ है, ना कोई उनका छोटा बैट है, कोई ऐसा सामान नहीं था कि मैं उनका साइन या ले सकूं। तो मैंने उनसे कहा कि सर, जब वो मेरे सामने आए तो मैंने कहा सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे शर्ट पे ही साइन कर दीजिए। तो उनकी ये महानता और ह्यूमिलिटी है कि उन्होंने मुझसे कहा कि कर्नल साहब, मैं तो साइन कर दूंगा लेकिन आपकी शर्ट ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा कि सर इट्स यू, शर्ट तो क्या है। तो मेरे लिए तो वही एक ऑटोग्राफ था। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप सचिन का जो ये 50th बर्थडे ईयर है उसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए। और दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कम लोगों को दुनिया में इसके बारे में जानकारी है। लेकिन जानना चाहेंगे कि आप क्या स्पेशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने सोचा एज अ फैन मैं क्या कर सकता हूँ, क्या गिफ्ट दे सकता हूँ जो सचिन को अच्छा लगे। तो हमने रिसर्च किया सचिन के साथ कितने लोगों ने खेला है, टीममेट्स, टेस्ट टीम, इंडिया टेस्ट टीम। तो 110 इंडियन टेस्ट टीममेट्स हैं सचिन के। उन्होंने जो लंबे कैरियर में 110 लोग, मैक्सिमम यही है पूरे वर्ल्ड में, मैक्सिमम 24 साल खेले हैं। 24 साल में 110 मैक्सिमम है किसी भी कंट्री के, किसी में। पहले तो इतना लॉन्जिविटी है एंड वेरीड जनरेशंस के। तो कपिल देव से लेके वेंगसरकर से लेके रोहित शर्मा तक उन्होंने खेले, जयदेव उनटकर तक खेले। तो हमने एक लिस्ट बनाया, 110 लोगों का लिस्ट बनाया और देखा कि ये सारे जिंदा हैं पहले तो, नंबर 2 ये सारे इंडिया में हैं। तो हमने सोचा, मेरा तो हॉबी भी है ऑटोग्राफ कलेक्ट करना, क्या हम इन सभी के साथ मिल के
उनसे जाके मिले और उनका ऑटोग्राफ ले। एक स्पेशल, काफ़ी लोगों का पहले से ऑटोग्राफ था मेरे पास, बट एक जगह में लेना, और वो ऑटोग्राफ मैं पूरा कंपाइल करके 110 के साथ सचिन को प्रेजेंट कर रहा है। तो यही मेरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है हिज मेट्स। His हिज Mates। मेट्स, हाँ, हिज मेट्स माने मेरा जो साथी। टीम मेंबर्स है, साथी है। साथी इंपॉर्टेंट है टीम मेट्स के लिए। तो हम ये इसमें लगे हैं एंड पूरा अभी 110 अभी हाल ही में ख़त्म हुआ, क्योंकि लास्ट ऑटोग्राफ था जो एक्चुअली ट्रू सक्सेसर है सचिन के, विराट कोहली। 110 आई थिंक हमें भगवान ने ही ऐसे वो किया होगा कि 110th वाला होना चाहिए, जो एक्चुअल सक्सेसर है, जिन्होंने कंधे में उठाया था सचिन को वर्ल्ड कप फाइनल वर्ल्ड कप फाइनल में। उन्होंने बोला कि पूरे देश का बोझ उन्होंने उठाया था, अभी हमें मौका मिल रहा है उनको उठाना। तो आई थिंक 110 ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने जनवरी 2024 में 109 का ऑटोग्राफ ले लिया था, बट 110 के लिए बहुत हमें वेट करना पड़ा। बट ऑटोग्राफ कलेक्शन जैसे बाकी चीज़ें ज़िंदगी में पेशेंस की ज़रूरत है और दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें ये करना है बोल के, एंड मे बी भगवान का ब्लेसिंग भी था। सो 110 ख़त्म करके विराट कोहली का ऑटोग्राफ लास्ट था, और हमने सचिन को मिले थे हाल ही में और उनको ये प्रेजेंट किया, और उनका काफ़ी इसमें हैरान हो गए थे, पहले तो बहुत खुश थे, एंड उन्होंने देखा कि हाँ, और हर टीममेट के बारे में उनका कोई मेमोरी था। कोई उनको मदद किया था, किसी ने पैड दिया था, किसी के रूममेट थे, कोई उनके बचपन के दोस्त थे, जैसे विनोद कांबली हैं, उनके बचपन के दोस्त थे। वो मेरा तोहफा नहीं है, ये भारत की तरफ से है कि मैं उनको एक गिफ्ट दे रहा हूँ, तो यूनिक है एंड ऑटोग्राफ के संबंधित है, और इसके कारण 110 लोगों के साथ मैं ढूंढ के उनको मिला हूँ और मैंने उनको दिया था। वो बहुत खुश थे, एंड मैं उनसे पूछा क्या चाहिए आपको, ये देने से आपको क्या चाहिए? मुझे बोला कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपने इतना खुशी दिया है, मैं सोचता हूँ कि मैं आपके लिए थोड़ा सा एक मौका दूं, आप खुश हो जाए, और ये ज़िंदगी भर आप जब तक रहेंगे तब तक ये देखते रहेंगे और आपको ये मेमोरीज आता रहेगा। सर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और क्योंकि आप ही का नहीं, ये पूरे देश का 140 करोड़ भारतीय लोग जो हैं, जो सचिन को जानते हैं, मानते हैं, उन सब की तरफ से एक तोहफा है। और ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट को करने में आपको बहुत कठिनाई आई होगी, बट थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि सचिन को आपका गिफ्ट बहुत पसंद आए और वो एक उसको अच्छे रिस्पेक्टफुल स्थान में रखें। और पॉडकास्टर होने के नाते ये भी उम्मीद करता हूँ कि सचिन भी हमारे पॉडकास्ट को देखें, और सचिन ज़रूर सोशल मीडिया में हैं, तो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सचिन अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ रीट्वीट करें या इंस्टा में लाइक करें, या जो आपको अच्छा लगे करें, और मौका दें फौज की बातें आम जनता तक पहुंचाने का। आप ऑटोग्राफ कलेक्ट करते हैं, और मैं जानता हूं आपके पास तकरीबन 8000 से ज़्यादा ऑटोग्राफ्स आपने कलेक्ट किए हैं। सबसे पसंदीदा कौन सा है सर? या सही बोल रहे हैं आप, 8000 ऑटोग्राफ्स है। बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिल चुका हूँ मैं, देश विदेश से, दलाई लामा से लेके अमिताभ बच्चन है, कौन बनेगा करोड़पति में मैं स्पेशल गेस्ट बन के आता हूँ, तो उसमें भी मौका मिला मुझे मिस्टर अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। साउथ में रजनीकांत है, क्रिकेटर्स हैं, बाकी हैं, मगर मेरे इंस्पिरेशन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द प्रेसिडेंट। एंड ये सबसे मेरा चैलेंजिंग एंड सबसे मेरा सेटिस्फाइंग ऑटोग्राफ है, क्योंकि ये हालात ही ऐसे था, क्योंकि हम दिल्ली किसी फौजी काम से गए थे, यूनिफॉर्म में गए थे, तो हमने देखा राष्ट्रपति भवन के ऊपर फ्लैग लहरा रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति दिल्ली में है। जब फ्लैग होता है राष्ट्रपति भवन के ऊपर, हमने वो सोचा क्यों ना हम राष्ट्रपति से हेलो बोल के आए, तो हम गए, अपने मारुति 800 था दिल्ली में, 2004 की बात है। हम गए और संतरी जो बिल्कुल ही आउटसाइड गेट होता है, उस संतरी को हमने बोला मेरा नाम कैप्टन शंकर है, हम अगरतला से आ रहे हैं और हमें राष्ट्रपति से मिलना है। तो उसको तो कुछ पता नहीं चला कि क्या कौन है ये क्या है, यूनिफॉर्म में आया है और सीधा ये नहीं कि कोई किसी से बात करे, सीधा राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, और क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में था और जैसे आपके शोधा सीख सकते मेरा आवाज़ भी थोड़ा कम नहीं है, बिल्कुल ही अथॉरिटेटिव आवाज़ है। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोला आप एक काम कीजिए तो आगे चले जाइए, अब मेरे सीनियर हैं वहाँ। तो हम एक और लेयर होता है वहाँ, ये CRPF वगैरह होते हैं, दिल्ली पुलिस होता है, CRPF होता है, उनसे भी यही बोला था कि मैं आया हूँ। उन्होंने पूछा था क्या एजेंडा है, अपॉइंटमेंट है कि नहीं, आप कौन हैं, आपके पास कोई हथियार वगैरह कुछ नहीं है, पूरा चेक किया उन्होंने।
मैंने बोला कुछ नहीं है हमारे, मैं फौज में हूँ एंड राष्ट्रपति है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी कि मेरे बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के बॉस तो है ये, तो बस मिलना चाहता हूँ। हमने बोला चांस ले लेते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने चांस नहीं लिया, फिर पहुँचते 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 हम रिसेप्शन पहुँचे। एक राष्ट्रपति भवन में रिसेप्शन होता है, वहाँ सिविलियन बैठे होते हैं, राष्ट्रपति भवन के स्टाफ होते हैं। उन्होंने बोला ये तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज राष्ट्रपति का पूरा प्रोग्राम 6 महीने पहले डिसाइड होता है, रोज एक बुक निकलता है, मिनट टू मिनट राष्ट्रपति किससे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या बातचीत होगा, उसके लिए चाय में क्या होगा, सब कुछ एक बुकलेट निकलता है, उस हिसाब से चलता है। ऐसे नहीं कि आप कभी भी आ जाओ। भारत या बाहर से भी जो लोग आते हैं उनका पूरा परमिशन वगैरह होता है, चेकिंग होता है, सब कुछ बैकग्राउंड चेक होता है कि आपके कौन है, परिवार में कौन है, बिकॉज राष्ट्रपति है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। हमने बोला कोई नहीं, हमने तो कोशिश किया। तो राष्ट्रपति के एक स्टाफ होते हैं जो फौजी होते हैं, उनको ADC बोलते हैं, 8 डे कैंप बोलते हैं, आर्मी के होते हैं, एयरफोर्स के होते हैं, जो हम देखते हैं कई बार राष्ट्रपति के साइड में या पीछे खड़े रहते हैं। बिल्कुल, वो जब कोई सेरेमोनियल ड्यूटीज़ में बट इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो बिल्कुल 1-to-1 बातचीत करते हैं। उसमें से एक 8 डे कैंप थे, एयरफोर्स के थे, उनका जान पहचान था मेरा। तो हमने बोला कि क्या वो हैं? उन्होंने बोला है, मगर वो अभी ड्यूटी में है। हमने बोला क्या उनसे बातचीत, ये तो मोबाइल का ज़माना नहीं था 2004 में, तो उन्होंने बातचीत करवाया। उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ, और बहुत दिनों के बाद, करीब 8-10 साल के बाद उनसे बातचीत हो रहा था। मैंने बोला ऐसे आया हूँ मैं। उन्होंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना ही आप ट्रबल में होंगे, हम भी ट्रबल में आ जाएंगे ऐसे कुछ किया तो। बट जितना आपने इतना मेहनत किया है, मैं आपको राष्ट्रपति भवन दिखा दूंगा, वो भी मुश्किल होता है। बिल्कुल 2004 उस टाइम ओपन नहीं था। ओपन नहीं था, तो मैं इतना अपने को, मुगल गार्डन है बट खुला नहीं था वो, बट राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, अभी मैं ड्यूटी में हूँ, मेरा अभी निकलने वाले, ये करीब 6 बजे हो गया था, 5:30-6 बजे हो गया था, तो निकलने वाले हैं। निकलते ही मैं आपको एक पास बनवा दूंगा, हम ले चलते हैं आपको। हम वेट करते रहे, 45 मिनट हो गया, कुछ नहीं था ना, उस टाइम तो मोबाइल नहीं था ना कि कोई सोशल मीडिया देखे या कैसे, टाइम पास भी नहीं हो रहा है। फिर हमने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला अभी भी राष्ट्रपति बैठे हुए हैं अपने इसमें ऑफिस में, एक काम कीजिए, आप यहाँ बोर हो जाएंगे, आप मेरे कमरे में चले जाइए, मैं पास बनवा दूंगा आपका, कोई आपको ले जाएगा कमरा, एंड वहाँ जाके आप बैठ जाओ, वहाँ चाय भी मिल जाएगा, TV भी देख सकते हो आप, यहाँ रिसेप्शन में तो कुछ नहीं है। तो बोला ठीक है, एक और लेयर तो पहुंच गए ना, राष्ट्रपति भवन के अंदर तो वो कर सकते। तो उन्होंने पास वगैरह बनवाया, एंड एक मेरे साथ चल रहे थे वो, तो उनके जो कमरा जाना, ADC का कमरा होता है, वहाँ कमरा जाने के लिए ADC का ऑफिस क्रॉस करना पड़ता है। तो जैसे मैंने ऑफिस क्रॉस किया, उन्होंने देख लिया होगा, उन्होंने बोला यहीं बैठ जाओ, अभी राष्ट्रपति निकलने वाले, मैं उनको सी ऑफ करके 2 मिनट में आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ बैठ गया, वो चले गए, राष्ट्रपति के पास चले गए, और 1-2 मिनट के बाद एक आदमी दौड़ के आया और बोला कि आपको राष्ट्रपति बुला रहे हैं। तो हम हैरान हो गए, हम यूनिफॉर्म में थे एंड सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में थे। हम गए सीधा राष्ट्रपति के ऑफिस में, डोर खुला, एक किसी ने डोरमैन ने खोला, बिल्कुल जैसे सिनेमा में दिखाते हैं ना, दोनों साइड में 2 लोग खोल रहे, और हम अंदर गए और सीधा राष्ट्रपति को सल्यूट किया, और वो ADC जो थे वो पीछे खड़े थे। तो उन्होंने बोला आपका आवाज़ सुनाई दिया, बिकॉज वो बीच में एक थोड़ा गैप था राष्ट्रपति का ऑफिस और इनके ऑफिस में। तो मैंने इनसे पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे आर्मी ऑफिसर आए हुए हैं, ऐसे से। उन्होंने बोला कोई नहीं, मिलने दो, अभी तो हम हो गया, आज का दिन का ख़त्म हो गया, जो भी एंगेजमेंट था, हम तो निकलने वाले हैं, 2 मिनट मिल लेते हैं। तो मैं हैरान हो गया, मैं तो सावधान में खड़ा था, राष्ट्रपति है। तो उन्होंने बोला बैठ जाओ। बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने पता किया मैं कहाँ का हूँ। उनको जब पता चला कि मैं तमिलनाडु का वो हूँ, तो उन्होंने तमिल में बात करना शुरू कर दिया। वो कोई किताब पढ़ रहे थे, वो मेरे से पूछ रहे थे ये किताब कैसा है, तो मैं तो समझ में नहीं आया। और उनको जब पता चला कि मैं अगरतला से आया हूँ, तो त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे थे। उनका इतना नॉलेज था, एंड मेरे आइडल थे वो। पहले तो तमिलनाडु के थे, राष्ट्रपति हैं, काफ़ी नॉलेजेबल है, साइंटिस्ट, जिज्ञासा है। तो हो गया, 1-2 मिनट हो गया, बातचीत हुआ था कुछ। उन्होंने बोला अच्छा काम करो ना। मैंने बोला सर एक्चुअली मेरा मकसद था कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ, बिकॉज ये कैसे लोग तो वो करना है ना कि ऑटोग्राफ लिया है, एक प्रूफ हो गया ना ये। तो उन्होंने बोला मैं बच्चों को ही ऑटोग्राफ देता हूँ, मैं बड़ों को ऑटोग्राफ नहीं देता हूँ, बट आपने बहुत मेहनत करके आए, बिकॉज मैंने पहले भी राष्ट्रपति भवन गया हूँ। जब मुझे शौर्य चक्र मिला था तब राष्ट्रपति से मिलता है, वो राष्ट्रपति भवन में होता है, प्रधानमंत्री से मिला, राष्ट्रपति से मिला, मैं पहले आ चुका हूँ। बट ये राष्ट्रपति भवन का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं, बट आप एज एन इंडिविजुअल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिलना। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसे है तो
चलो मैं ऑटोग्राफ देता हूँ। तो उन्होंने एडीसी को बोला वो कार्ड लेके आओ। तो मेरे पास जैसे आपने सचिन का वो बताया था, तो ऐसे मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं तो बिल्कुल चेक करते ना पूरा। वो कार्ड लेके आए, उन्होंने उसमें बोला पहले ये कार्ड आपको जोर से पढ़ना है तभी मैं ऑटोग्राफ दूंगा। तो मैंने कार्ड देखा, क्या लिखा है उसमें। कार्ड में लिखा था, कार्ड को बोला जोर से पढ़ो। उन्होंने बोला लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स यू नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। उन्होंने ये सिखाया, उस कार्ड में लिखा हुआ था। और एक ऑटोग्राफ कलेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई ऑटोग्राफ नाम से लिखते हैं, यू नो, डियर सो एंड सो या टू सो एंड सो, यानी कि आपके लिए दिया हुआ, ये नहीं कि कहीं मिल गया और आपको हो गया। तो उन्होंने लिखा डियर कैप्टन शंकर, एपीजे अब्दुल कलाम इसके नीचे था, और उन्होंने डेट भी डाला था। उससे ये है कि एक हिस्टोरिक चीज़ है ये, 26 मार्च 2004। एंड ये उन्होंने लिखा। एंड जैसे मैं बाहर निकला इससे, मैं तो बिल्कुल डेज था, एडीसी तो अंदर थे, उनको सी ऑफ करने गए थे। अब आपको ले चलते हैं सर थोड़ा फास्ट क्वेश्चंस की तरफ, रैपिड फायर की तरफ, और उम्मीद करता हूँ बड़े कड़क आंसर निकलेंगे इसमें से। आर यू रेडी सर? मैं तैयार हूँ। और उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम काफ़ी जगह जाते हैं, ऐसे कभी इंटरव्यू देते हैं, खासकर प्रोजेक्ट संबंध के बारे में देते हैं, या कभी कभी लाइफ स्टोरीज मांगते हैं, मगर ये बहुत मुझे अच्छा लगा, फ्री व्हीलिंग लगा। एंड फ्लो भी अच्छा था कि एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एक कोई स्क्रिप्टेड नहीं था ये, हम बिल्कुल दिल से बात किया और आपने भी दिल से पूछा। एंड ये अच्छा लगा मुझे कि ये बहुत ईजी था। नहीं, थैंक यू सर। ये तो बिल्कुल फौज का तरीका है। जब भी जनरल फौज में हम लोग बात करते हैं तो बड़ी ऑनेस्ट बातें होती है, नॉन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर दिस, बट लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ फौज? फौज में आपने नौकरी की 20 साल, तो उसमें सबसे खुशी का मौका क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खुशी का मौका था, वो जो बिल्कुल ऑपरेशन की, जब पहला ऑपरेशन हुआ था जिसमें जो मिलिटेंट्स मैंने बताया था, शौर्य चक्र वाला, उसमें जब हमने पता किया कि ये 6 मिलिटेंट मर गए, जब मुझे ये पता चला कि सारे ठीक ठाक है, फिर हमें सबसे बड़ी खुशी वही हुई थी। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि हमारा कोई भी टोली का एक भी सदस्य को खरोच भी नहीं लगा। फौज में कोई रिग्रेट सर? रिग्रेट यही है कि हमें ये फिजिकल कैजुअलिटीज़ के जो परिवार हैं, इनका जो कठिनाइयाँ हैं, जब मैं सर्विस में था तब इतना मुझे नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ इनका सब कुछ देखभाल होता है, क्योंकि पेंशन मिलता है, आर्थिक सहायता मिल जाता है। आर्थिक हर चीज़ नहीं होता है, सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है। तो ये रिग्रेट है कि खास मुझे पहले पता हो जाए, पर हर चीज़ का टाइम होता है, तो मे बी इसी का यही टाइम था। सर मुझे पता है कि आप फौज बड़ी दिलचस्पी से आए, तो लेकिन अगर मान लो कि आप फौज में नहीं आते तो फिर क्या करते? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं फौज में ऑफिसर नहीं बनता। हो सकता है कि मैं एक सोल्जर ज्वाइन कर लूँ, बट फौज ही था मेरा, बिकॉज मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखा था 12th के बाद, कोई और कुछ नहीं किया था, मुझे सिर्फ फौज में ही आना था। हो सकता है कि मैं अगर ऑफिसर ना हूँ फौज में तो सोल्जर ज्वाइन कर लेता हूँ। थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में इसको रेट कीजिए प्लीज़, रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 10। हाँ, ये तो काफ़ी ट्राई सर्विसेज क्वेश्चन हो गया। तो मैं पहले तो नेवी का बात करता हूँ, 8 out of 10 दूंगा। एयरफोर्स आई विल गिव 9 out of 10, यू नो, बिकॉज एयरफोर्स में रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। एंड आप अगर एक एयरप्लेन चला रहे हैं, वो एरोप्लेन को देखभाल करने के लिए 1000 लोग नीचे होते हैं, उनका कोई एक्शन हो सकता है कि आपको रिस्क पहुंचाए। एंड स्प्लिट सेकंड क्या माइक्रो सेकंड में भी गलती हो सकती है, एंड हमने देखा है ये। तो रिस्क फैक्टर बहुत है, स्पीड जहां भी होगा रिस्क होगा। तो बट एंड प्रोफेशनल है, अगेन छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल है, तो 9 out of 10 दे दूंगा उनको। आर्मी इज ऑफ कोर्स 10 on 10। आर्मी इज 10 out of 10, बट मेरा एक मानना है कि मैं उनको 9.5 दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होगा, ताकि 10 on 10 तो कोई भी नहीं हो सकता, और अगर अभी से 10 बता दे तो इंप्रूवमेंट का कोई गुंजाइश नहीं होगा। आपको सर अपनी एकेडमी डेज का कोई डायलॉग याद है जो आपने काफी यूज किया हो, मजेदार डायलॉग? वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग मैं अभी भी आजकल भी इस्तेमाल करता हूँ कि व्हेन यू वर इन लिक्विड फॉर्म आई वाज इन यूनिफॉर्म, यू नो। जब लोग बोलते हैं कि आपके माता पिता ने आपके बारे में सोचा नहीं है, तब मैं यूनिफॉर्म में था। तो ये मेरे एक्सपीरियंस का वो है। तो हमें ही मत बताओ कि क्या कैसे करना है, क्योंकि हम वो पाथ गुजर चुके हैं। संदेश वो कैडेट्स के लिए, या जो आज की डेट में सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी हो, आर्मी हो, कि NDA, IMA, FA, OTA जहाँ भी हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए?
क्या नहीं करना चाहिए कि शॉर्टकट मत लीजिए। आप ज़िंदगी में शॉर्टकट मत लीजिए। आप मेहनत करना पड़ेगा, ये आसान चीज़ नहीं है। हार्डर राइट इंस्टेड ऑफ ईजियर रॉन्ग। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा कि फ़ौज ही नहीं, फ़ौज के अलावा भी हमने कई सारी बातें की, और कर्नल वेम्बू शंकर के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं और फ़ौज के माध्यम से उनको उन पर्सनल इंटरेस्ट को और बढ़ाने का मौका मिला। उनको मौका मिला अलग अलग जगहें जाने का, अलग अलग देश देखने का, अलग अलग महान हस्तियों से मिलने का। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए। ये कॉन्वर्जेशन विद कर्नल का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो सर। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो आपका जो ये सीरीज़ चल रहा है कॉन्वर्जेशन विद कर्नल, एंड इससे लोगों को पता चलेगा कि एक फ़ौजी सिर्फ फ़ौज का काम नहीं कर रहा है, बट एक ओवरऑल राउंडेड पर्सनालिटी है। और आपने काफ़ी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैन, वीमेन सभी के साथ किया है। तो मैं वो करूँगा जो दर्शक देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और जय भारत सर। जय भारत।